हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जेई 26 जुलाई यानी कि बीते कल एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आउट हुआ। और नोटिफिकेशन अपने साथ बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चंस लेते आए हैं। और स्टूडेंट के बीच में एक रोमर्स टाइप का फैला हुआ है कि क्या होगा, न्यू सिलेबस पैटर्न है। साथ ही साथ लगे हाथ 27 जुलाई को सुबह 9 बजे आंसर की एनएचपीसी का जारी होता है। तो आज इस वीडियोस में हम लोग इन दोनों को लेके चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं या फिर सोर्सेज से जानकारी मिल रही कि नंबर स्कोर नहीं हो पा रहे हैं एनएचपीसी में, डिमोटिवेट हो रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी जेई के पैटर्न तुरंत दोनों चीज़ बैक टू बैक मतलब हुआ। तुरंत एक तो पैटर्न चेंज और अगले दिन एक एग्ज़ाम का आंसर की आता है। तो थोड़ा स्टूडेंट में एक घबराहट सा माहौल है। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पे आके एक अच्छा क्लियरिटी स्टूडेंट को देना चाहिए किस तरह से प्रिपरेशन अब हो। न्यू पैटर्न के लिए आपको ज़रूर अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करना होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, प्री एज वेल एज मेंस दोनों में चेंजेस किए गए हैं। तो क्या अप्रोच अब आपका रहना चाहिए, हम इस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी के कटअप के बारे में, या एनएचपीसी के आंसर की आने के बाद क्या रुझान अभी तक आ रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एनएचपीसी में अपने स्कोर अच्छे कर रहे हैं, या जिनके आंसर कीज के स्कोर अच्छे हैं, रो स्कोर। और दूसरी बात, हम उस स्टूडेंट के साथ जो कि किसी कारणवश ज़्यादा नेगेटिव चला गया है या फिर स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, 100 के एवरेज में रह गए हैं, 100, 110, 120 में रह गए हैं, उन सभी स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो। आपके लिए ये एक एनर्जी बूस्टर की तरह होना चाहिए। आप इस एग्ज़ाम के गलतियों से सीखते हुए और इस आंसर की को एक अपना गट्स मानते हुए, मतलब मोटिवेशन के साथ कि नहीं, अब एसएससी आर पार हो जाएगा, मतलब ये मोटिवेशन आप लोग में होना चाहिए। देखिए, आंसर क्या आया है, मानते हैं सिलेबस चेंजेस हुआ है, लेकिन ये सबके लिए है। सिलेबस तो सारे स्टूडेंट के लिए चेंज हुए हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले एनएचपीसी में जितने स्टूडेंट नहीं स्कोर कर पाए हैं, तो मेरा उन स्टूडेंट से एक सजेशन रहेगा, आप सबसे पहले उस 1 नंबर से लेके 140 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चंस को एनालिसिस करें। आप 1 नंबर से पेन पेपर लेके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें, 140 नंबर तक बनाएं। इस बीच आपको एनालिसिस में मिलेगा कि आपका किस पोर्शन में ज़्यादा गलत हुआ है सवाल। आपको देखने को मिलेगा आप मशीन की सवाल गलत कर रहे हैं, पावर सिस्टम के थ्योरी गलत कर रहे हैं, कि न्यूमेरिकल गलत कर रहे हैं, या आपका वीक पॉइंट क्या है, क्या था एनएचपीसी में वीक पॉइंट। क्योंकि एनएचपीसी का घाव एसएससी भरेगा। अगर आप प्रॉपर एनएचपीसी से सीख लेंगे तो एनएचपीसी का घाव एसएससी भरेगा। और आपको पता है एसएससी जो घाव भरता है वो घाव इन्हें बेहतरीन तरीके से भरता है। एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो। अब आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो एनएचपीसी में एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। अभी तक मैंने भी खुद एक पोल टेलीग्राम पे डाला था, 2-3 ग्रुप में, उस पर मिल रहे रिस्पांस और बाकी ऑल एग्ज़ाम रैंक पे जो रैंक चेक हो रहे हैं, रैंक आईक्यू पे भी जो रैंक चेक हो रहे हैं, उससे इस बात का आइडिया लग रहा है कि स्कोर 130 से 35 के बीच में जा रहा है एवरेज। 130 से 35 के बीच में एवरेज स्कोर जा रहा है। कटअप को लेके कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 40,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से कितने एग्ज़ाम दिए, समथिंग 50% भी एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके बावजूद भी 20,000 बच्चे, और अभी तक ऑल एग्ज़ाम रिव्यू पे 3 से 4,000 बच्चे चेक किए हैं। तो कटअप को लेके जब एक दिन हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना रैंक चेक करेंगे तो उस समय कुछ क्लियरिटी आएगी सामने। लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा हाइक नहीं हुआ है जिस तरह से था कि मतलब उतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, और कटअप में स्पाइक आ जाएगा 150, 145, ये नहीं हो सकता है। मतलब कटअप उम्मीद से थोड़ा कम 130, 35 या 40 तक ही रहने वाला है। बहरहाल एनएचपीसी था, जिन्हें होगा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं भी हुआ है वो एक मोटिवेशन ले यहाँ से। और मैंने जो बोला पेपर को एनालिसिस करें आप कहाँ गलती किए टेक्निकल में, क्योंकि अब आपको भी पता है एसएससी जेई के प्री में निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया है। पहले 1/4 में हम लोग अटेम्प्ट ज़्यादा लेने के लिए सोचते थे, रिस्क ले सकते थे, लेकिन
अब 1/3 हो गया, अब रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जोखिम बड़ा हो सकता है रिस्क लेना। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करें, ताकि एग्ज़ाम के पेपर के साथ हम लोग प्ले कर सकें, खेल सकें। और अभी से लेके एनएचपीसी के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। सॉरी, अभी से एसएससी के बीच में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है। तो एसएससी जेई के अगर हम पीढ़ी की बात करते हैं अब, पीढ़ी में आप लोग को पैटर्न पहले से पता है। आप लोग ने अभी तक सिलेबस को डिटेल्स में मतलब जो भी एसएससी का नोटिफिकेशन आया है आप लोग उसे डिटेल्स में देख लिए होंगे। मैं मेजर पॉइंट पे फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सीट बता दूँ, सीपीडब्ल्यूडी की 124 सीट है, जो कि ठीक ठाक है। पिछले ईयर से तो कम है, पिछले ईयर 232 सीट थे समथिंग, और तो इससे कम है, बट फिर भी ठीक है। रिसेंट ईयर 2019-18 ये सब की तुलना में काफ़ी ठीक है। और जहाँ तक बात रही पेपर का, पेपर तो 200 नंबर के होने हैं, 2 घंटे टाइम है, और 100 टेक्निकल, 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस होने वाले हैं। अब रैंक पहले आप लोग सुनते होंगे कि स्टूडेंट मतलब ले रहे हैं 180 अटैम्प्ट, 190 अटैम्प्ट, 170 प्लस अटैम्प्ट। अब थोड़ा इसमें गिरावट आएगी। साथ ही साथ इस चीज़ का प्रभाव आप लोग को कटअप पे भी देखने को मिलेगा। जहां पहले कटअप 140, 45, रिसेंट ईयर तो 123 थे, उसकी बात अलग है क्योंकि वह नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी। तो कटअप इस रेशियो में अब कम आएगा। कटअप उम्मीद करते हैं 130 के नीचे तक कटअप रह जाए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। 130 भी काफ़ी हो गया, 120 के एवरेज में रह सकता है। बाकी तो पेपर किस तरह का आता है उसके बाद इस चीज़ पे काफ़ी क्लियरिटी आएगी सामने। और प्री में अब आप लोग कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ें, क्योंकि आपको भी पता है कि प्री में आपका जो भी जितना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा, मेंस में आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी। पहले क्या होता था, जब हम लोग मेंस देते थे उस समय पीढ़ी के लिए हम लोगों ने अलग तैयारी किया, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से तैयारी किया। जैसे ही उसके आंसर की देख के मेंस के लिए लगते थे, तो मेंस में हम लोग अब सारे डिटेल्स नोट्स को निकालते थे, सारे बुक्स को पलटना पड़ता था। साथ ही साथ कई बच्चे तो कोर्स तक खरीदते थे कि डिटेल आंसर राइटिंग सीखना है। और आंसर तो कई कई बार होता है, आंसर आया लेकिन लिखने का अप्रोच नहीं आ रहा है, तो हम मैक्सिमम नंबर उठा नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ में सुधार हुआ कि अब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो फॉलो करते हैं प्री के लिए, वही आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा मेंस के लिए। दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हुई कि मेंस का पेपर जब टीचर चेक करते थे, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस में कोई टीचर उस क्वेश्चन में 20 नंबर दे रहे हैं, कोई टीचर उसमें 10 दे रहे हैं, कोई 15 दे रहे हैं, मतलब नंबर वैरी करता है। और आपको ही पता है कि उस नंबर पे आप ना ही चैलेंज कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज दे सकते हैं। अब इस चीज़ में सुधार आया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेंस का पेपर गेट लेवल का हो जाएगा, ईएससी लेवल का हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज से पहले जो मेंस के लेवल थे वही लेवल रहने वाले हैं। हमें जहाँ तक लगता है फ़र्क क्या रहने वाला है कि उन्होंने यही नंबर के वेरिएशन अलग अलग स्टूडेंट के, एक ही सवाल एक ही प्रोसेस के अलग अलग नंबर जो मिल रहे हैं, इन्हीं को सुधार करने के लिए उन्होंने उसी न्यूमेरिकल के आंसर को अब ऑब्जेक्टिव में डालना होगा। जैसे आपसे कोई न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है जो मेंस में आते थे, आप उसे सॉल्व करेंगे, आप जो आंसर निकालेंगे वहाँ से उसी आंसर को यहाँ ऑब्जेक्टिव में पुट करना रहेगा। इससे क्या होगा कि आप कौन सी मेथड लगाए, शॉर्टकट लगाए, लॉन्ग चले, या किसी भी मेथड से आप बना दिए सवाल, आंसर मैच करके वो मैटर करता है। ये नहीं कि मैटर करेगा कि आपने प्रोसेस क्या फॉलो किया, स्टेप आपका क्या है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे को अब ये डाउट है कि इससे बीटेक वाले को नुकसान होगा, डिप्लोमा वाले को फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये कहने की बात है, इतना आप खुद समझते हैं किन्हें फ़ायदा है किन्हें नुकसान है। हाँ, डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि उनका आंसर राइटिंग में वो बीटेक वालों से पिछड़ जाते थे, तो उनके लिए एक थोड़ा एडवांटेज है ये चीज़ डिप्लोमा वालों के लिए। साथ ही साथ पेपर 2 का एक और फ़ायदा अगर आप लोग देखना चाहेंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है आप लोग की कि आप प्री में जिस माइंडसेट से तैयारी करेंगे, मेंस में भी आपका माइंडसेट वही रहने वाला है। मेंस में उन्होंने कैलकुलेटर भी अलाउ किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपको थोड़े सॉल्व करने को मजबूर करेंगे। आपको कलम पेन वहाँ एग्जाम में चलाना होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। बहरहाल, पहले हम लोग पीढ़ी की बात करते हैं। पीढ़ी के एग्जाम के बाद हम लोग मेंस के लिए टोटली डेडिकेट रहेंगे और फिर मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पीढ़ी में आप लोग कोशिश करें अभी से अपने सेल्फ स्टडी के टाइमिंग को बढ़ाने का,
क्योंकि आपको पता है 1/3 नेगेटिव है, आपको टू द मतलब उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा जिसमें आप श्योर हैं, या 60% से ज़्यादा आप श्योर है उसी क्वेश्चन को। आप रिस्क नहीं ले सकते हैं बहुत ज़्यादा, अन्यथा आप नेगेटिव के शिकार हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप लोग पैनिक बिल्कुल ना हो। पहले की तुलना में अगर ओवरऑल बात किए प्री और मेंस मिला के, तो थोड़ा आसान किया गया है कि डिप्लोमा के बच्चे इक्वल कंट्रीब्यूशन दे सकें, और कोई इस तरह की बात नहीं है कि पेपर का लेवल बढ़ेगा या कुछ होगा। मे बी ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम है, एसएससी ये भी सोच ले कि फर्स्ट टाइम है, कहीं स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता हो तो हम लोग थोड़ा पेपर आसान कर दे रहे हैं। ऐसे भी कोरोना के बाद से देखा गया है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आसान थोड़े आ रहे हैं। साथ ही साथ एक नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान इस एंगल से है कि अभी तक क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट की प्री में स्कोर कम आ गए, बाय द वे किसी कारणवश प्री में स्कोर कम आ गए, तो उनमें एक मोटिवेशन रहता था कि नहीं मेंस में हम रिटेन एग्जाम में अच्छा करेंगे, और करते भी थे। आप लोग सुनते भी होंगे कि 300 में 270 280 तक स्कोर है, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, वेरी वेरी गुड स्कोर। 280 300 में 270 250 प्लस बेस्ट स्कोर है। तो वो मैनेज कर लेते थे प्री मेंस को। अब इस चीज़ पे थोड़ा ये हो गया है, क्योंकि प्री में स्कोर अगर कम है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव पेपर है, यहाँ क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट किए, गलत हो गया तो आपके सही क्वेश्चन को भी थोड़ा इफेक्ट पहुँचाता है। जबकि पहले के मेंस में ऐसा नहीं था, अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो 0 तो नहीं, चलिए 1-2 ही सही, बट मिलता था, निगेटिव नहीं जाता था, इवन कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होता था। बहरहाल वो जो चले गया सो चले गया दौर। अब एक नया दौर एसएससी का स्टार्ट हुआ है। अब पिछले कुछ समय से देखा भी गया था एसएससी अपने एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के पैटर्न को बार बार चेंज कर रही है। तो एसएससी के जेई भी इस चीज़ से दूर नहीं था, छूता नहीं था, बस इंतजार था तो वो नोटिफिकेशन का। आप लोग तैयारी को लेके अगर मैं बात करूं एसएससी जेई के नॉन टेक को, तो नॉन टेक में आपका अप्रोच मैंने पहले भी बता दिया हूं। साथ ही साथ अब आप लोग कोशिश करें कि कंटेंट को अच्छे से कवर करें। जीके जीएस आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी समय में। रीजनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग रीजनिंग अच्छे स्कोर करते हैं, 40 45 42 एवरेज स्कोर सबका रहता है, अच्छी बात है, इतनी स्कोर रहेंगे भी। लेकिन जीके जीएस में आप लोग को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा स्टैटिक पोर्शन को लेके, ताकि निगेटिव उतना ना गिरे। आप जितना ले कम से कम 20 से 25 नंबर का अच्छे से बनाए, मिनिमम 25 नंबर का, तो ये हो गया। साथ ही साथ टेक्निकल पोर्शन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब जब निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो आप लोग कोशिश करें, मैंने पिछली वीडियोस में भी एक वीडियो सेशन आप लोग के साथ लिया था कि हाउ टू स्कोर 75 आउट ऑफ 100। उस सेशन में मैंने बताया था कि आप लोग कोशिश करें अब टेक्स्ट बुक पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखने का। क्वेश्चन से कंसेप्ट इसलिए हम बोल रहे हैं सीखने का, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन बुक में पढ़ते हैं या अपने नोट्स में पढ़ते हैं वो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एक सेट में 2 4 10 सवाल नया क्रिएट हुए रहते हैं। हर एक सेट में कुछ ना कुछ ऐसा सवाल रहता है जो आपको नया होगा, वो सवाल 10 प्लस भी होते हैं। इसीलिए आप लोग जितना अभी से सेट प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग एसएससी के सारे सेट लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, मॉक लगाएं, आप लोग ये सब लगाएं। स्कोर का चिंता ना करें, जल्दी टेक्स्ट बुक हो सकता है अपने टेस्ट को अपडेट भी कर दें 1/3 नेगेटिव के पैटर्न पे। अगर लेकिन आप लोग क्वेश्चंस लगाएं और क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशन करें। साथ ही साथ जो गलतियां एनएचपीसी में हो गई है, अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि हुआ क्या था। जब पिछली बार 2022 में एसएससी ने अपने प्री एग्ज़ाम लिए थे, उसी समय वो हर एक शिफ्ट में 14 15 16 तीनों दिन के तीनों शिफ्ट में उन्होंने टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन ऐड किए थे। 2 क्वेश्चन मिनिमम 3 4 क्वेश्चन तक ऐड किए थे। उसी समय स्टूडेंट को इस बात को परख लेना चाहिए कि अब इंजीनियरिंग के सिलेबस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में टेंडरिंग का पोर्शन वेटेज रखने लगा है। खैर जिन्होंने उससे सीखा वो एनएचपीसी में शायद इस बात का फ़ायदा उठा पाए होंगे, लेकिन एनएचपीसी का एग्जाम इस बात को क्लियर कर दिया कि टेंडर अब हमारा कोर पेपर बनने जा रहा है, एस्टिमेशन हमारा कोर पेपर बनने जा रहा है। तो इसी में देखते हुए मैंने टेंडरिंग को लेके और कॉन्ट्रैक्ट को लेके एक डिटेल स्टडी करने के बाद आप लोग के साथ एक वीडियोज़ अभी तक साझा किया हूँ, जिसमें हम लोग टेंडरिंग, व्हाट इज टेंडरिंग, टाइप्स ऑफ टेंडरिंग, इन सब चीज़ों को देखे हैं। साथ ही साथ इसके 2 से 3 वीडियोस रेगुलर आएंगे और प्रॉपर कंटेंट टू द पॉइंट। बहुत सारे 150 प्लस बच्चे ने उस वीडियोस को अभी तक देख चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग देखें और देखें, इसे कोर पेपर की तरह जरूरी समझें।
उस कंटेंट को मैंने टू द पॉइंट कंटेंट क्रिएट किया है और सिर्फ वही कंटेंट को लिया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या रिसेंट किसी न किसी एग्जाम में वो कॉन्ट्रैक्ट के सवाल पूछे गए हैं। अभी टेंडर चल रहा है, फिर एक वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक के साथ उसके मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। एमसीक्यू आपको 100+ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग इस वीक के लिए प्रिपेयर रहें। ये बिल्कुल भी ना सोचे आप लोग कि मतलब एनएचपीसी को दरकिनार कर दें। मैं एक एंगल से मानूंगा ना, एनएचपीसी बिल्कुल सही समय पर अपना एग्जाम लिया है, क्योंकि वो आपको इस बात की सीख दिया है कि आपको रिवीजन प्रॉपर रहना चाहिए। साथ ही साथ आप टेंडरिंग को इग्नोर नहीं करेंगे, आईई रूल्स को इग्नोर नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग सीख लें। मैं टेंडरिंग का वीडियोस इस वीडियोस के बाद शाम में उस वीडियोस को पुनः फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोग के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, इलेक्ट्रिकल विद आलोक नाम से ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर दें। साथ ही साथ हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अपने डाउट्स वहाँ फ्रीक्वेंटली आप लोग शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जुड़े और अपने डाउट्स को शेयर करते रहें। साथ ही साथ आप लोग टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट के एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। मैंने जो वीडियोस में प्रोवाइड करा है, आप लोग उसे पॉज करके लिखें, समझने की कोशिश करें बिल्कुल आम भाषा में, जिसे आप लोग कहते हैं ना घरेलू भाषा, लोकल भाषा में समझाया गया है, बस ताकि आपको एक बार में समझ आए। अगर आपको नहीं आ रहा, आप थोड़ा वीडियोस को रोक के या बैक करके आप देखें, कोशिश करें टेंडरिंग को अच्छे से कवर कर लें और वीडियोस पॉज करके ही नोट्स उसके आप लोग खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ का वेट बिल्कुल भी ना करें, आप लोग उसे क्रिएट करें, वीडियोस को पूरा देखें। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए एंटीबायोटिक नहीं है, पढ़ाई की चीज़ें हैं। ये एक दिन 2 दिन, एक बार रिवीजन, एक सप्ताह बाद जब आप बार बार टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये नहीं है कि अभी लिए और 1 घंटा बाद उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। जब आप टेंडर के कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, आप लोग उसे पेशेंस के साथ पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैंने उस लैंग्वेज का यूज किया जो कि एक नॉर्मल टूटी फूटी इंग्लिश, जो कि नॉर्मल पढ़ने वाले भी समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। मैंने उसे अपने वर्ड में लिखा है ताकि आप लोग उसे ईजिली एक्सेस कर पाएँ। तो आप लोग उस टेंडरिंग के वीडियोस को देखेंगे। मैं प्लेलिस्ट मुझसे ऐड कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल डोमेन का प्लेलिस्ट, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और बहुत सारे डॉट्स का है नॉन टेक को लेके, जो हमारी परीक्षा वाली सीरीज चल रही थी, बट टाइम अब उतना है नहीं, तो एक नया संशोधन उसमें किया गया है कि अब मैं आप लोग को टॉपिक बताऊंगा। एक वीडियो में मैं स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक आपको बताऊंगा कि जो जो टॉपिक्स आपको कवर सबसे पहले करने हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियोस रहेगी, उसमें मैं स्टैटिक जीके का कौन कौन से पोर्शन सबसे पहले आप लोग कवर करें उस चीज़ को लेके बोल दूंगा। साथ ही साथ मैं सारे पोर्शन बोलने के बाद अब सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि समय नहीं है उतना कि आप वीडियोस देखें, और हकीकत भी आप वीडियोस देखेंगे कि तैयारी करेंगे। इसीलिए डेली टारगेट सीरीज में भी बस अब पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को वो शेयर किया जाएगा, और स्टैटिक जीके के भी एक वीडियोस में आके उनके सारे टॉपिक आप लोग के साथ बता दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पेपर 1 को लेके सारे डाउट्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्लियर हुआ होगा। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया चीज़ होता है उसका इफेक्ट समान रूप से सभी लोगों पे पड़ता है, कोई सी पे ज़्यादा या कम नहीं पड़ने वाले, समान रूप से सभी स्टूडेंट पे होने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि नेगेटिव चेंजेस हुए, क्या हुए। आप अपने कंटेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करें। जब एग्जाम में बचे रहेंगे, 1 मंथ बचे रहेंगे, फिर भी मैं आपके साथ डे बाय डे जुड़ा रहूँगा। 11 अक्टूबर तक आपकी पीडी के एग्जाम को लेकर मैं डे बाय डे जुड़ा रहूँगा। जस्ट उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद मेंस के लिए लग जाएंगे, जैसे ही आंसर की आउट होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। जितने सारे आपके सीनियर्स हैं वो सभी आपके कांटेक्ट में रेगुलर बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग कोशिश करें अपने फ्रेंड सर्कल में इस टेंडरिंग के वीडियोस को शेयर करें। साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ पाएँ अपने साथ, हमें भी मोटिवेशन मिला रहे और हम लोग भी आपके लिए पूरा डेडिकेशन के साथ काम करते रहें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एनएचपीसी जेई को लेके जो भी डिमोटिवेट होगा, आप लोग उससे ओवरकम होइए, बाहर निकलिए। आप एक कोई मोटिवेशन के तौर पे उसको लीजिए और उसी गुस्से में आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ एसएससी जेई के पीडी को लेके सारे कुछ क्लियर हो गया। मेंस को लेके हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। जब मेंस के आ जाएंगे आंसर, मेंस के लिए समय आएगा तो हम लोग उस समय देखने वाले हैं मेंस की चीज़ों को। उसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इवन आसान हो गया है डिप्लोमा वाला, आप लोग खुशी मनाएं, आप लोग के लिए आसान कर दिया गया है।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।